हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे और अब की बार 2025 बोर्ड एग्जाम का जो है बहुत अच्छे से तैयारी और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अभी तक जितना मैंने पढ़ा रखा हूँ उसकी भी जो है बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से हो रहा होगा, हो रहा है या हो चुका है, तो कमेंट में बताइएगा यस या नो। ठीक है बच्चों। और अभी आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए फिजिक्स। क्या फिजिक्स का हमारा एक टॉपिक जो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये पूरी पूरी जो तुम्हारा एक न्यूमेरिकल डेरिवेशन सॉरी जो ये थियरी टाइप का प्रश्न है, इस चैप्टर से जो है तुम्हारे 4 प्रश्न बनते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पहला, और ये बनेगा तुम्हारा 3 नंबर में। या बोलेगा हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत, ये भी तुम्हारा 3 नंबर में बनेगा। फिर जो 5 नंबर प्रश्न बनते हैं, इससे टोटल 4 ही प्रश्न बनेंगे। एक तरंग ग्राह गाग्रह वो नहीं बनेगा, वो तो अलग चीज है, उसको बाद बताएंगे। इस चैप्टर के अंदर बोले 4 प्रश्न बनेंगे। एक बनेगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, एक बनेगा हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत, एक बनेगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत से अपवर्तन का व्याख्या, ये 5 नंबर बनेगा। और एक बनेगा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कीजिए, ये भी। ये 2 प्रश्न से एक प्रश्न तुम्हारा फिक्स है 5 नंबर है, क्योंकि इस चैप्टर से तुम्हारा 8 नंबर आता है बोर्ड एग्जाम में। 8 नंबर एक प्रश्न बनाएगा तो 5 नंबर का फिक्स ही है, और एक 3 नंबर बनाएगा या तो फिर तुमको 2 नंबर में या फिर बहुविकल्पी के अंदर पूछेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत की व्याख्या करना। पूरी पूरी ये थियरी है और इसको हम इतने इजी वे में समझाएंगे कि आधा तो आपके दिमाग में अभी घुस जाएगा और थोड़ा बहुत बचेगा, जो आप 1-2 बार उसको रिपीट करके वीडियो को जो है देख लेंगे, वो भी आपके दिमाग में पूरे पूरी कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन 8 नंबर आपको देगा जाएगा, जो हम पूरा इसको अच्छे से पूरी पूरी डेरिवेशन चारों पढ़ाएंगे, और दोनों थियरी और दोनों डेरिवेशन, इसके बाद इसका न्यूमेरिकल, आंकिक, बहुविकल्प सब कुछ कराएंगे। क्योंकि उधर हमने सारे सब्जेक्ट का जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और उधर सारे सब्जेक्ट टॉपिक जो फिजिक्स का मैं पढ़ा भी चुका हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है बच्चों। और अभी तक जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल वाला बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे, और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करने का कोशिश करें। ठीक है। अब चलते हैं फिर प्रश्न उत्तर। हमारा प्रश्न क्या बोला है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या कहता है, उस चीज को देखते हैं। हमारे एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस जी, हाइगेंस चाचा थे, तो उनको समझो। हाइगेंस चाचा थे, उनका नाम है क्रिश्चियन हाइगेंस। कौन सा? क्रिश्चियन हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में तरंग संचरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसे ही हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसलिए इनकी जो निम्नलिखित बातें, उस बात की याद रखना। क्या है? निम्नलिखित बातें हैं। तो ये किसमें किया था? हाइगेंस ने जो बात बताई, वो 4 बातें हैं, उसको हम यहाँ पे जो है नोट डाउन कर रखे हैं। अब देखो क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, जो प्रकाश है वो कैसी जा रही? प्रकाश तरंग के रूप में गमन कर रही है, या तरंग के रूप में संचरण कर रही है। और हमारे न्यूटन चाचा ने क्या बोला था? न्यूटन चाचा ने यही बोला था ना कि प्रकाश की कण जो है, प्रकाश की जो कण है वो सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यहाँ हाइगेंस चाचा ने क्या बोला कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरण करती है। कहने का मतलब, मान लो हमारा ये प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत है, तो ये ऐसे जो है जिग जाग पाथ में निकलेगी, और मतलब ये जो है तरंगों के रूप में तरंगों के रूप में जो है प्रकाश तरंगे जो आगे गमन करेंगी या संचरण करेंगी, या उस चाल से वह चलेंगी। ये बात बोला। ठीक है। इसके बाद जिससे हमको ये भी होता है, जिससे हमको तारे दिखाई देती हैं। किससे? जिससे हमको तारे दिखाई देती हैं। जब प्रकाश जो है, जब यहाँ से प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलती है, तो क्या होती है? वहाँ परावर्तन से जब प्रकाश चलती है तो क्या होती है? हमारे आंखों का रेटिना पड़ती है। परावर्तन के बाद हमारे आंखों का रेटिना पड़ती है, जिससे हम वहाँ वस्तु दिखाई देती है, जिससे हमें बहुत सारे तारों को देखना। ये क्या नियम है? ये तुम्हारे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के नियम के ही अंदर आता है। ठीक है। दूसरी बात क्या बोला, उस बात देखो। जब प्रकाश स्रोत निकल कर प्रकाश तरंग के सभी दिशाओं में फैलती है। मतलब हमारे पास एक जो प्रकाश स्रोत है, मान लो अजीब करो, मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। मान लो ये हमारे साइड जो प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत जो है यहाँ से निकल रही हैं और सभी जो दिशाओं में फैल जा रही है। क्या रही? यहाँ जो प्रकाश जब निकलेंगी तो क्या करें? सभी दिशाओं में फैल जा रही है। और जब प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाएंगी, तो वही चीज करा। आगे समझो क्या बोल रहा है। सभी दिशाओं में फैलने के बाद एक बात बोला यहाँ से कि दिशाओं में ये निर्वात के प्रकाश की चाल से, मतलब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही चलती है। तो इसने एक बात यहाँ पे, जो और वैज्ञानिक थे हमारे, जो यहाँ पे हमारे जो है किनके समय, हाइगेंस के समय, हमारे जो है और वैज्ञानिक फिजो और जो है फ्रेनेल थे। फिजो फ्रेनेल ने बोला कि जो है प्रकाश की चाल को माध्यम की आवश्यकता होती है।
प्रकाश की चाल को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने क्या किया कि उसने जब हाइगेंस ने बोला कि प्रकाश के स्रोत निकल कर प्रकाश के तरंगे के सभी दिशाओं में जब फैलती है तो किस चाल से फैलती है, निर्वात में प्रकाश की चाल से, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। मतलब वो फिक्स कर लिए, वो मान लिए, वो कंफर्म कर लिए, एज्यूम कर लिए, ठीक है। ये काल्पनिक माने तो वहां पर कोई जो है वो प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो काल्पनिक उन्होंने मान लिया था कि इस चाल से चलती है। इसके बाद फिर हमारे जो है फ्रेजे और जो है नैनो ने क्या बोला था कि प्रकाश की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तब हमारे हाइगेंस चाचा ने क्या बोला, इसके अनुसार संपूर्ण संसार या संपूर्ण ब्रह्मांड एक ईथर है। क्या? संपूर्ण ब्रह्मांड एक ईथर है, ईथर का माध्यम है। इसमें से होकर प्रकाश तरंगे संचरण करती है या प्रकाश की तरंगे चलती हैं। तो उसने बोला कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने और बोला कि प्रकाश के तरंगे के लिए माध्यम की जरूरत है, तो उन्होंने एक माध्यम का कल्पना किया। वो माध्यम क्या मान लिया? एक ईथर मतलब वो पूरे ब्रह्मांड में है। तो ईथर जो है उन्होंने ये भी कल्पना किया कि ईथर जो है तुम्हारा रंगहीन है, भारहीन है, और रंगहीन भारहीन होने के साथ साथ जो है तुम्हारा यहाँ पर क्या क्या है, समांगी भी है। मतलब ईथर जो है रंगहीन, भारहीन और समांगी है। और इसका जो घनत्व है बहुत कम होता है। घनत्व के मतलब होता है इनके बीच में जो मान लो ये हमारा कोई ना कोई एक हमारा जो ईथर बना होगा, इनके बीच में जो अणु है वो बहुत दूर दूर है। और अणु जब दूर दूर होंगे बच्चों, तो बताओ प्रकाश की चाल जाने में कोई टकराएगी नहीं, क्योंकि अणु दूर दूर है। ये बात तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो है ईथर वह जो तुम्हारा रंगहीन और भारहीन, मतलब उसमें कोई भार ही नहीं है। तो बताओ हमारे ब्रह्मांड में, हमारे फिजिक्स का कोई ऐसा चीज है जिसमें भार ना हो। तो यहाँ से हमारे वैज्ञानिकों ने जो है आगे जो इनकी थी अवधारणाएं, इनके अवधारणाएं में जो है कुछ जो उदाहरण सही भी मिले, कुछ उदाहरण जो गलत भी मिले। मतलब उनकी क्या होता है इनकी जो हानियां क्या थी, कमियां क्या थी, वो भी बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर देखना, तो ईथर क्या था? एक हमारा रंगहीन था। क्या था? याद रखना, ईथर जो है हमारा एक रंगहीन था, और दूसरा भारहीन था, और एक समांगी था। और दूसरा जो ईथर का घनत्व है, क्या? ईथर का जो घनत्व है वह बहुत कम था। ईथर का जो घनत्व बहुत कम था। क्या था? बहुत कम था। ईथर का घनत्व बहुत कम था। और इनका कहने का मतलब ईथर जो है वो सभी माध्यम में प्रवेश कर सकता है। ईथर दा जो वो सभी माध्यम में प्रवेश करता है, क्योंकि ये भारहीन था। तो और वैज्ञानिक लॉजिक निकाला कि जब ब्रह्मांड का कोई ऐसा पदार्थ, ऐसा अणु, ऐसा कोई जो है माध्यम नहीं है जो भारहीन हो और जो जिसमें भार ना हो। तो इनसे यहाँ पे इसी बात को जो निष्कर्ष निकाला कि जो संपूर्ण प्रकाश की जो किरणें हैं वो ईथर माध्यम में से होकर प्रकाश की तरंगें संचरित कर दी जाती है। चौथी घटना क्या है इनकी जो कमियां में आई थी, या चौथी घटना जो बोला था, प्रकाश के तरंगों का कारण व्यक्तीकरण। जब प्रकाश की तरंगें चलती हैं जिगजैग पाथ में, व्यक्तीकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की घटना होती है। लेकिन एक चीज बताओ, हाइगेंस ने यह भी बताया था कि जब प्रकाश की जो तरंग, जब प्रकाश की किरणें तरंग के रूप में चलती हैं, तो उन्हें बोला था अनुप्रस्थ की अनुदैर्घ्य तरंग। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे हाइगेंस चाचा थे उन्होंने बोला कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य किरणें निकलती है वह अनुप्रस्थ की तरंग में चलती है। कहाँ पे? अनुप्रस्थ की तरंग में चलती है। लेकिन ध्रुवण में जब पढ़ोगे, ध्रुवण में जो प्रकाश की तरंगें चलती हैं वह किस में चलती है? प्रस्थ में चलती है। ये ध्रुवण में चलती है, ये अनुदैर्घ्य में चलती है। कौन सा? हाइगेंस जो सिद्ध किया था कि प्रकाश की जो तरंगे निकलती है वो अनुदैर्घ्य की तरंगों में चलती है। लेकिन ध्रुवण के अंदर जब पढ़ोगे तो क्या हुआ था, यहाँ जब प्रकाश की तरंग चलती है और वो अनुप्रस्थ में चलती है। तो यहाँ से उनकी जो कुछ ना कुछ कमियां हमको मिली थी। ये कमियां क्या थी? ये थी, ठीक है। हमको ये 4 पॉइंट बोर्ड एग्जाम में लिख के आया, तुमको 3 नंबर पूरा नंबर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। और आपसे देखो इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, हमको टॉपिक लिखना है 4 ठे कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप मतलब ऐसे जिगजैग पाथ में चलती है, स्ट्रेट लाइट में नहीं चलती है। लेकिन हमारे न्यूटन चाचा ने क्या बोला था कि जो प्रकाश की कण है वो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, प्रकाश के स्रोत से निकल, जो प्रकाश कोई प्रकाश का स्रोत है, जब वहां से हमारी प्रकाश तरंगे निकल रही तो सभी जब दिशाओं में फैल रही है तो किस स्पीड से चल रही है? निर्वात की प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। मतलब इन्होंने एज्यूम कर लिया, फिक्स कर लिया कि इसी स्पीड से चलेंगे। तो कुछ हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बोला कि प्रकाश की किरण को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तब क्या किया, यहाँ पे हमारे जो है हाइगेंस चाचा ने एक जो है माध्यम मान लिया ईथर।
ईथर मान लिया, ईथर एक माध्यम मान लिया, उनको बोले कि ये जो रंगहीन, भारहीन होता है और इसका घनत्व बहुत कम होता है और प्रस्थता इसका बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जिसमें से होकर प्रकाश तरंगे संचरण करती है। मतलब ये ईंधन है, हर माध्यम में जो है प्रवेश कर सकता है। ये भी इनकी बात है। अरे कभी भी कोई ऐसा जो है हमारे ब्रह्मांड में कोई वस्तु या कोई परमाणु या कोई अणु कुछ भी नहीं जिसका भार कुछ न कुछ हो। चौथी बात क्या बोले, प्रकाश के तरंगों के कारण व्यक्तिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की घटना होती है। और ध्रुवण जो होता है, जब ध्रुवण प्रकाश की चाल चलती है तो वह अनुप्रस्थ के जो में चलती है, किसमें, अनुप्रस्थ में चलती है। और बकिया यहाँ पे जो है हाइगेंस चाचा ने क्या बोला था कि प्रकाश की किरणें जो है वो अनुदैर्ध्य में चलती है, किसमें, और अनुदैर्ध्य में चलती है। इससे उनकी जो बहुत सारी कमियां और बहुत सारी अच्छाइयां को हमको यहाँ से मिला। बाकी हमारे दो वैज्ञानिक जो थे उन्होंने फिजो और फ्रेनेल ने क्या किया, इनके जो है और कमियां को सुधार किया, एक बहुत बड़ा लैब बना के। ठीक है बच्चों, और आप सबकी सपोर्ट की हमको फुल जरूरत है। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट चाहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो कैसा है कैसा नहीं, अच्छा है कि नहीं। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये आने का चांस 101% है, ये मेरी गारंटी। पढ़ने वाले हैं हाइगेंस का द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत। इससे पहले हमने जो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है, उसमें थोड़ा बहुत हम जो डिस्कस कर लेते हैं। फिर जो हाइगेंस का द्वितीयक तरणिकाय का सिद्धांत को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से तुम्हारे जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत, ये तुम्हारा एक थियरी है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन कर देता है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला ही प्रश्न है। तो और अभी तक जो नए बच्चे हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन के में जाए और या फिर विजन क्लासेस भी है यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ के जो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी चैप्टर का जो है आराम से आप जो सभी सब्जेक्ट का जो चैप्टर वाइज चैप्टर हमने जो है पढ़ा रखा हूँ वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और हमारा जो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत में क्या थे, हमारे एक हाइगेंस चाचा थे, उन्होंने क्या बोला कि जो प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की तरंग निकलती हैं, वह जो है प्रकाश की जो प्रकाश की जो किरणें निकलती हैं या वो किस में, तो तरंग के रूप में चलती है, तरंग के रूप में। लेकिन हमारे न्यूटन चाचा ने क्या बोला था, प्रकाश कुछ कण है जो सीधी रेखा में गमन करती है, इन दोनों की। और उसी समय जो हाइगेंस ने, तो कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने क्या बताया था कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो वहाँ पे हमारे जो हाइगेंस थे, हाइगेंस वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने क्या, एक पूरे ब्रह्मांड में ईथर मान लिया कि पूरे ब्रह्मांड में एक ईथर उपस्थित है। वो काल्पनिक माने देखे नहीं, उसको कोई जो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, और बोले कि वो भारहीन है और इसके बाद तुम्हारा रंगहीन है और समांगी है। तो भारहीन, कोई ब्रह्मांड में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो भारहीन हो। कहने का मतलब कि ये किसी माध्यम में जा सकता है, क्या है, किसी माध्यम में ईथर जो है प्रवेश कर सकता है, क्योंकि भारहीन था और इसका घनत्व बहुत कम था और प्रस्थता बहुत ज़्यादा थी। ये सब उनकी जो अवधारणाएं कुछ सत्य हुई, कुछ जो गलत हुई। उन्होंने फिर लास्ट में बोला कि प्रकाश तरंग दैर्घ्य जो है व्यक्तिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की भी जो है परिकल्पना करता है। लेकिन व्यक्तिकरण, ध्रुवण तक, व्यक्तिकरण और विवर्तन तक तो ठीक है। ध्रुवण क्या होता है कि वो जो तुम्हारा अणु जो है प्रस्थ तरंग की भांति व्यवहार करता है, और तुम्हारा जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है ये अनुदैर्घ्य के भांति व्यवहार करता है। इतना हमने नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ाया था। आज हम क्या पढ़ने वाले, उस चीज को, एक एक चीज को समझेंगे। हमारा जो टॉपिक क्या बोला कि हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं का सिद्धांत, ये टोटल 3 तरीकाओं के सिद्धांत पे निर्धारित है, ओनली 3 है। ये जितना मैं बनाया हूँ, जितना हमने लिख दिया, क्योंकि जो जिस लैंग्वेज में बनाया हूँ, आप किताब में देखेंगे, अंशवाल में देखेंगे, थोड़ा बहुत ब्रॉड में दिया था। हम इसको उतने मतलब अपने लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की जो बोर्ड एग्जाम में पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अब देखो क्या है, उस कंडीशन को समझो। पहला कंडीशन हमारा क्या कहता है, पहली बात हमारा क्या कहता है, पहली बात बोल रहा है कि जब किसी माध्यम में स्थित प्रकाश की, जब किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे, क्या, प्रकाश के स्रोत से प्रकाश तरंगे निकलती हैं तो उस माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और उस माध्यम के कण, क्या, उस माध्यम के जो कण है कंपन करने लगते हैं। हर चीज को भी समझाएंगे, कंपन करने लगते हैं। और उस माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ हो, तो कंपन करने का मतलब सुनो, जब हम कोई लाइट या बल्ब जलाते हैं, हमारे पास कोई बल्ब है, जब जलाएंगे तो उसमें जो किरणें निकलेंगी तो चारों साइड फैलेंगी, और जब चारों साइड फैलती तो क्या होती है, वो जो है कंपन करने लगती है। ये हाइगेंस सर ने कहा था, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि उस माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ हो, मतलब यहाँ जो, मान लो देखो, यहाँ मैं समझाने जा रहा हूँ, मान लो यहाँ पे हमारा कोई ना कोई जो है प्रकाश की किरणें जब निकल रही हैं, मान लो ये हमारी जो प्रकाश की स्रोत है, एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ जो किरणें निकल रही हैं तो वो किरणें हमारे क्या है, सभी माध्यम में निकल रही हैं,
निकल रही, तो जब किरणें निकल रही तो यहाँ वायुमंडल में ये जो हमारी चारों तरफ क्या है वो कंपन करने लगती है। और बोला कि उस माध्यम कोई ऐसा पृष्ठ हो, उस माध्यम कोई ऐसा पृष्ठ हो, मान लो ये एक पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ हो जो माध्यम के प्रत्येक कण समान कला में हो। क्या हो, उसका माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में हो, ये बात याद रखना। प्रत्येक कण क्या समान हो, मतलब कहने का मतलब कि जब प्रकाश तरंगे निकलती हैं तो चारों दिशाएं में फैल जाती हैं, और चारों दिशाएं में जब फैलती है तो कंपन करने लगती है। लेकिन उसी माध्यम में कोई एक ऐसा पृष्ठ हो, उसी माध्यम में कोई एक ऐसा पृष्ठ हो जो जो माध्यम का प्रत्येक कण एक कला में हो, एक कला में कंपन करे। कहने का मतलब यहाँ पे कोई एक पृष्ठ है तो यहाँ पे जो कंपन कर रहा है वह एक ही कला में कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ही कला में कंपन कर रहा है। इस बात को समझे, एक ही कला में कंपन कर रहा है। या तो मान लो हमारे देखो, एक मान लो ये माध्यम है और एक ये माध्यम, ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, मतलब समान कला में कंपन कर रहा है। उसे तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर में जो तुम्हारा पूछ तक तरंगाग्र क्या है, इतना लिख दो तुमको तरंगाग्र पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब पूछेगा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत, तब समझना क्या है कि जब माध्यम में स्थित प्रकाश के स्रोत प्रकाश तरंग से निकलते हैं तो उस माध्यम के कण क्या होते हैं, वहां पर कंपन करने लगते हैं। और उस माध्यम में कोई एक ऐसा जो पृष्ठ हो, ये एक ऐसा पृष्ठ हो जिसपे समान कला में वो कंपन करे। देखो समान कला में कंपन कर रहे हैं, और उस कंपन करने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, उस चीज को देखो, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए स्रोत के भांति व्यवहार करते हैं। अब समझो इसको, मैं आगे तुम्हारे डेली बहुत लाइफ में बच्चे यूज किए होंगे। मान लो कोई तालाब है या कोई नदी है, वहां पे आपने कोई कंकड़ फेंका, याद रखना ये हमारा क्या कंकड़ है, कंकड़ फेंका, तो उसके चारों तरफ देखोगे तो उसके चारों तरफ ऐसा एक हमारा जो है वृत्ति, मतलब गोली टाइप का एक हमारा जो है तरंग उत्पन्न होगा। क्या होगा, तरंग उत्पन्न होगा। इस बात की याद रखना। तो तरंग उत्पन्न होने के बाद मानो यहाँ तरंग उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पे हमको देखो, यहाँ प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग दो होते हैं। प्राथमिक तरंग जो होते हैं, जो हम डग्गर फेंके यहाँ से, जो कोई हमारा डग्गर या कोई जो हमने चीज फेंका, तो वहां जो पहला तरंग ये हुआ, ये वाला, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्राथमिक तरंग होगा। क्या होगा, प्राथमिक तरंग होगा। याद रखो, प्राथमिक तरंग होगा, प्राथमिक। और जो प्राथमिक जस्ट बगल वाला ये हमारा जो तरंग होगा, ये हमारा क्या होगा, द्वितीयक तरंग होगा। क्या होगा, द्वितीयक तरंग होगा, द्वितीयक तरंग होगा। इस बात को याद रखना, द्वितीयक तरंग होगा। कहने का मतलब जो कोई डग्गर फेंकने के बाद जो पहला तरंग उत्पन्न होगा वो हमारा प्राथमिक, और उस पहले तरंग की से बाद फिर हमें एक दूसरा तरंग उत्पन्न होगा। इनके बीच की जो चाल होगी वो समान होता है, बीच की जो चाल होगी समान होगा, तो दूसरा तरंग उत्पन्न होगा। अब इस दूसरे से एक तीसरा तरंग उत्पन्न हुआ ये, तो ये जो दूसरा तरंग को हम मान लेंगे, यहाँ जो ये हमारा दूसरा तरंग है इसको हम प्राथमिक तरंग मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको यहाँ पे हम प्राथमिक तरंग मान लेंगे। ये जो हमारा प्राथमिक तरंग हो जाएगा, और ये वाला हमारा जो है द्वितीयक तरंग हो जाएगा। ऐसे हमारे तरंगे चलते चलते रहते हैं, जो हम अधिकांश जो तालाबों में जब डगर फेंकते हैं तो हमको दिखने को मिलता है। लेकिन वहां पे वो दिखता है तो क्या होता है, वो सतह को अप डाउन करता है। वो ऐसा नहीं करता है कि वह जो है उसकी पानी जो है आगे पीछे हो रही है, वो सतह को अप डाउन करता है, वो हमको प्रतीत होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे जो हाइगेंस ने कह रहे हैं कि तरंगाग्र पर क्या बोला है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, देखो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, इस बात को बहुत याद रखना, प्रत्येक कण एक नए स्रोत के भांति व्यवहार करता है। देखो यहाँ से हमने जब डग्गर मारा तो हमारा जो प्राथमिक तरंग उतरा, फिर ये प्राथमिक तरंग के द्वारा भी एक हमारा द्वितीयक तरंग उतरा, और इस द्वितीयक तरंग के द्वारा भी हमारा एक तरंग और उत्पन्न हुआ जो भांति व्यवहार कर, मतलब उसी के जैसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि उसका चाल क्या होता है, समान होता है, करने लगता है, जिसमें नई तरंग निकलती है। देखो मैंने बताया ना कि इसके द्वारा एक नई तरंग निकली और इसके द्वारा एक नई तरंग निकली। अभी मैंने बताया, इस चीज को समझा रहा हूं, नई तरंग निकलने लगती है, तथा उसके द्वितीयक तनिकाय कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक तनिकाय कहते हैं। देखो द्वितीयक मतलब किसी कण के द्वारा प्राथमिक तरंग के द्वारा एक नई तरंग जो निकलती है उसे हम बोलते हैं द्वितीयक तनिकाय कहते हैं, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों की चाल क्या होती है, समान होती है या बराबर होती है। इस बात को याद रखना, इस बहुत बारीक बात को याद रखना। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है उस चीज को समझो। तीसरा पॉइंट क्या करा, तीसरा पॉइंट को हम समझेंगे, हर चीज को समझने का कोशिश करेंगे। तीसरा का पॉइंट हमारा यहाँ करा कि द्वितीयक तरंगों को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ जो है अनुलोप खींचे, उस समय अनुलोप खींचे। अभी समझाऊंगा इस चीज को,
इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में समझाऊंगा अनुवालोप क्या होता है, हर चीज़ को समझाएंगे आराम से। और इतना आपने लिख के उतना डायग्राम बना दिया तो 3 नंबर आपको पक्का मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो सभी हम आशा करते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा। यस या नो कमेंट बताइएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या दिक्कतें या क्या प्रॉब्लम है कमेंट बताएंगे, हम उस टाइप का आपको सोल्यूशन का समाधान करेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि द्वितीयक तरंगों को स्पर्श करता हुआ, देखो अब यहाँ ध्यान दो, इस डायग्राम को देखते हैं। मान लो ये हमारा प्रकाश स्रोत है, क्या है ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है, मतलब ये जो प्रकाश स्रोत है इससे जो किरणें निकल रही है चारों दिशाएं में फैल रही है, बात सही है। और जो चारों दिशाएं फैलेंगी तो बताओ इनके जो है यहाँ फैलने पर उनके माध्यम में क्या होगा, देखो याद दिया ना, कंपन होगा, कंपन करने लगेंगे। और उस माध्यम कोई ऐसा पृष्ठ हो, देखो ये पृष्ठ है, मान लो ऐसा कोई पृष्ठ हो, ऐसा कोई पृष्ठ हो, जो मैंने बताया यहाँ से हमारा जो कोई स्रोत निकल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे कोई ऐसा पृष्ठ हो जिसमें समान कला में कंपन करे, मतलब किसमें समान कला में कंपन करेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ बोला है कि जो कोई एक पृष्ठ कोई एक पृष्ठ अवलोक खींचे, तो कोई इनके भी एक मान लो ये A1 B1 के बीच में एक हमने पृष्ठ खींचा अवलोक A1 A1 डैश और B1 डैश, ठीक है। वही यहाँ पे चीज कह रहा समझना कि द्वितीयक तरंगों को स्पर्श करता हुआ, अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझा, ये हमारा क्या, ये हमारा प्राथमिक कुंड, ये हमारा प्राथमिक तरंगे है, अभी मैंने बताया प्राथमिक तरंग है। और ये हमारा क्या है, प्राथमिक तरंग है। और ये हमारा ये बीच में मैंने जो दिखाया हूं इसको समझना, ये हमारा क्या, ये द्वितीयक तरंग है, क्या है, ये हमारा जो द्वितीयक तरंग है, द्वितीयक तरंग है, द्वितीयक तरंग है। अब हर चीज को समझना है, देखो द्वितीयक तरंग, वही मैं बोल रहा हूं कि द्वितीयक तरंगों को स्पर्श करता हुआ कोई एक अनुलोप खींचे, देखो द्वितीय तरंग को स्पर्श करता हुआ, मैंने यहाँ पे देखो एक गोला सा नहीं खींचा हूं, ये कितने गोले हैं, 1 2 3 4, ये हम 5 जो है अनुलोप खींचे हैं। उस समय तरंगाग्र नई स्थिति को प्रकट करता है, तो उस समय क्या होता है, तरंगाग्र को एक नई स्थिति को प्रकट करता है, बात भी सही है। अब एक चीज बताओ, अच्छा है तरंगाग्र, मान लो यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, यहाँ पे से यहाँ की दूरी हमको लेना होगा, तो हम एक चीज पढ़े हैं, अभी हर चीज को बता रहा हूँ, यहाँ हम पढ़े हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, यही चीज पढ़े हैं। तो हमको यहाँ दूरी जब निकालेंगे, दूरी तो बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय होगा कि नहीं, मतलब समय, मतलब चाल, देखो मैंने अभी बताया कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बीच में जो चाल होता है वो समान होता है। जब चाल समान तो वही समय कुछ क्षण के लिए, उसी क्षण के लिए हमारा जो है दूरी अनुलोप होगा। तो यहाँ से त्रिज्या, यहाँ से जो दूरी r निकालेंगे, तो इसी से निकालेंगे V1, इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं V इंटू टी से। ये समझ में आएगा नहीं, इनके बीच की जो चाल और दूरी समय लगेगा सेम लगेगा, क्योंकि क्या है दूरियां सबका बराबर होती है। इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रकट करता है प्राथमिक व द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनुलोप है। देखो ये प्राथमिक कुंडली है और द्वितीय कुंडली के बीच में एक हमारा 5 ये बंद अनुलोप है कि नहीं है, यही बंद अनुलोप है। इसको जो है, इसी को हाइगेंस का जो है द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ये 3 चीजें आपने लिख के आया बोर्ड एग्जाम में, समझ जाओ आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ कट पिट मत करना। और अंशाल पेपर में देखोगे या बुक में देखोगे बहुत जो है ब्रॉड या बहुत चढ़ा उड़ा के लिखा है, उतना हमको कुछ नहीं लिखना है। ये 3 टॉपिक जो है सब सेम उठा के जो है बोर्ड एग्जाम में जो है छाप देना है। और ये एक डायग्राम बना, एक स्ट्रेट वाला होता है, लेकिन दोनों सेम कंडीशन होता है। ये मान लो A1 और B1 हमारा प्राथमिक कुंडली है, और जो प्राथमिक कुंडली वही मैंने दिखाया कि यहाँ पे मैंने बताया ना, कोई मान लो यहाँ कंकड़ है, इसको जब मारेंगे तो ऐसा गोला से बनेगा, और गोला से बनने से प्राथमिक कुंडली के द्वारा एक अन्य और कुंडली उत्पन्न हो जाएगा। इस प्राथमिक तरंग के द्वारा एक अन्य और तरंग उत्पन्न हो जाएगा, हम कुछ द्वितीय तरंग बोलते हैं। तो वही चीज बोला है कि यहाँ द्वितीय तरंगों को स्पर्श करता हुआ, अब इस द्वितीय तरंगों को कोई ना कोई स्पर्श करता हुआ, मान लो ये हमारा द्वितीय तरंग है, इसको कोई ना कोई स्पर्श करता हुआ, बताओ हमारा एक तृतीय जो है यहाँ पे अगला स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ अनुलोप खींचे। देखो पृष्ठ अनुलोप खींचे कि नहीं खींचे, इनके बीच में पृष्ठ अनुलोप खींच रहे हैं। देखो ये जो खींचा गया है पृष्ठ अनुलोप है, A डैश B डैश पृष्ठ अनुलोप है, और उस समय तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रकट करता है, उसे प्राथमिक और द्वितीय तरंगों के बीच का बंद अनुलोप कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना लिखा या आपने लिख दिया तो पूरा पूरा बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। और ये टॉपिक बहुत
छोटा है, इसमें 4 पॉइंटें पढ़नी है ओनली। पढ़ना क्या है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग तंत्रिकाएं का जो है व्याख्या कीजिए। तीसरा का पढ़ना है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन एवं परावर्तन की व्याख्या कीजिए। और हाइगेंस के इसी तरंग के सिद्धांत के द्वारा जो है अपवर्तन परावर्तन की नियम की सफलतापूर्वक जो है व्याख्या की गई है। इस चीज को मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो 5 नंबर का भी डेरिवेशन है। समझ गए बच्चों? और आपसे एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि आपकी छोटी सपोर्ट चाहिए, मुझे कुछ पैसे और रुपया नहीं चाहिए, छोटी सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और बगल वाले बेल आइकन घंटी को जो है सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी डेली टू डेली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप डेली टू डेली अच्छे से पढ़ाई करके। अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, हम समय हमारे पास कम है, तो हम वही चीज़ आपको पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में लमसम कम से कम 2014 से लेकर मैंने उठा के देखा हूँ 2014 से लेकर 2024 के बीच में अधिकांश बार पूछा है। अब मैं वही प्रश्न, वही न्यूमेरिकल, वही आंकिक, वही बहुविकल्पी कराऊंगा जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है बच्चों? और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट उनको बताइए, कमेंट में क्या है कैसा नहीं। और वीडियो की क्वालिटी जो है अब हाई क्वालिटी में देखेंगे तो आपको और क्लियर चीज समझ में आएगी क्या है। हमको कुछ नहीं, 3 कंडीशन लिख के आना है। और इसके नेक्स्ट पहले वाली वीडियो जो मैंने बताया वो जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत को बहुत डिटेल में मैंने चर्चा किया हूँ। ठीक है बच्चों? तब तक के लिए जय